नमस्ते। यदि आप जीवन की सच्चाई और अल्बेयर कामू की फ़िलॉसफ़ी समझना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी किताब है द मिथ ऑफ सिसिफस। द मिथ ऑफ सिसिफस फ्रांसीसी भाषा के महान लेखक अल्बेयर कामू द्वारा लिखी गई एक फ़िलोसॉफ़िकल किताब है। जैसे 19वीं सदी में नीत्शे की किताब 10 बुक ज़रथुस्त्रा ने तहलका मचा दिया था, ठीक उसी तरह 20वीं सदी में अल्बेयर कामू की इस किताब ने एक बड़ा माहौल बनाया और एब्सर्डिज्म के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जिसकी आगे चलकर बहुत चर्चा हुई। इस किताब में सिसिफस की कहानी है। ग्रीक मिथोलॉजी में सिसिफस एक राजा था। उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए, बहुत छल कपट किए, पूरी तरह अनैतिक जीवन जिया। वो इतना चालाक था कि उसने मौत को ही चकमा दे दिया था। इस कारण देवताओं का राजा जियस उससे नाराज हो गया। उसने सिसिफस को शाप दे दिया कि तुम बड़े चालाक बन रहे हो, मौत से बचकर भागना चाहते हो, मैं तुम्हें ऐसा शाप देता हूं जो मौत से भी बदतर साबित होगा। तुम इस बड़ी चट्टान को धक्का मार मार कर पहाड़ की चोटी तक पहुंचाओगे। जैसे ही यह चट्टान चोटी पर पहुंचेगी, लुढ़क कर वापस नीचे आ जाएगी। तुम चल चल कर वापस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरोगे और फिर से इस चट्टान को धक्का मारते हुए ऊपर तक ले जाओगे। ये फिर से लुढ़क कर नीचे आ जाएगी। तुम फिर से नीचे आओगे और इसे फिर से धक्का मारकर ऊपर ले जाओगे और ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। जियस का शाप खाली नहीं गया। सिसिफस आज तक यही कर रहा है, जाने कब तक यही करता रहेगा। यही है सिसिफस की कहानी। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ सिसिफस की कहानी है? ध्यान से देखें तो ये हम सब की कहानी है। हम हर रोज़ एक कुआं खोदते हैं, उससे पानी पीते हैं, कुआं सूख जाता है और अगले रोज़ हम फिर से एक नया कुआं खोदने लगते हैं। ये सिलसिला कभी समाप्त ही नहीं होता। हम हर बार जन्म लेते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन जीते हैं, फिर मर जाते हैं और फिर से नया जन्म ले लेते हैं। एक तरह से ये सिसिफस की साइकिल है। हम हर रोज़ सुबह घर से निकलते हैं, 8:40 की लोकल पकड़ते हैं। लोकल ट्रेन की भीड़ में एक दूसरे के मुंह से मुंह लगाकर खड़े रहते हैं। अगले स्टेशन पर उतरते हैं, झल्लाते हुए अपना काम करते हैं, बॉस की डांट खाते हैं, उसके बाद अपना लंच खाते हैं और शाम को वापस लोकल ट्रेन की उसी भीड़ में एक दूसरे के मुंह से मुंह लगाकर वापस अपने घर आ जाते हैं। और ये सिलसिला बरसों बरस चलता ही जाता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। हम ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी जगह हमारी संतान आ जाती है, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता। पूरा महीना काम करके पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में सब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नया महीना शुरू होता है और हम वापस उसी तरह पैसा कमाने के लिए दौड़ने लगते हैं। बीच में कभी कभार कुछ और कर लेते हैं, इधर उधर घूमने चले जाते हैं, लेकिन टोटलिटी में देखिए तो बस एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। नाकामी का रूटीन, असफलता का रूटीन, कि कितने भी प्रयास कर लो, अंत में वो चट्टान वापस नीचे आ जाएगी और आपको वापस ज़ीरो से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या है ये? कामू ने कहा, यही जीवन की एब्सर्डिटी है। एब्सर्डिटी का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो सके ऐसा कोई एक शब्द हिंदी में नहीं है, लेकिन फिर भी एब्सर्डिटी को हम इस तरह कह सकते हैं कि एक तरह की निरर्थकता, यानी बेमानीपन, ऊट पटांगपन, जो कि थोड़ा मूर्खता जैसा हो। एक ऐसी सिचुएशन जो पहली नज़र में बेवकूफ़ी से भरी हुई दिखती हो, लेकिन असल में जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जिसकी कोई मीनिंग ही ना हो। अब सिसिफस की इस हरकत को देख लीजिए। उसको पता है मैं ये चट्टान बहुत मेहनत से ऊपर लेकर जाऊंगा, लेकिन ये वहाँ टिकेगी नहीं। फिर भी वो लेके जा रहा है। ये एक तरह की बेवकूफ़ी ही तो है, जानते बूझते की जाने वाली बेवकूफ़ी। लेकिन वो इस बेवकूफ़ी को करता है, बार बार करता है
और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसके बाद भी किए जाता है। यही है एब्सर्डिटी। कामू ने इसे कैसे डिफाइन किया है कि इंसान अपनी जिंदगी का मतलब और मकसद और मूल्य खोजना चाहता है, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही दरअसल बेमतलब है, बेमकसद है। यानी ब्रह्मांड के बनने का कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। तो ऐसी बेमतलब बेमकसद की दुनिया में जिंदगी का मतलब और मकसद कहाँ से मिल जाएगा? इंसान को नहीं मिलता। लेकिन इन सब के चक्कर में इंसान जो कोशिशें करता है वही एब्सर्डिटी है। देखिए, बहुत बारीक बात है, जल्दी पकड़ में नहीं आती। जैसे अंजलि में पानी लो और धीरे धीरे सारा पानी नीचे गिर जाएगा, उसी तरह कामों की ये बात भी आप अपनी उंगलियों में जितना भी संभालें धीरे धीरे फिसल जाती है। इसे समझने की जितनी कोशिश की जाए, इसका कोई न कोई सिरा हाथ से छूट ही जाता है। तो एब्सर्डिटी की परिभाषा को समझने की कोशिश भी बार बार दरअसल नाकाम हो जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एब्सर्डिटी की परिभाषा को समझने की कोशिश भी अपने आप में एक एब्सर्ड काम है, निरर्थकता से भरा हुआ एक मूर्खतापूर्ण प्रयास। लेकिन हम इंसान हैं, हम सिसिफस के वारिस हैं। नाकाम होने के बाद भी हम इसे समझने की, इसे जीने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे। जैसे कामू की यही बात सुनिए। वो कहते हैं, मैं नहीं जानता कि दुनिया का कोई अर्थ है या नहीं है, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं उस अर्थ को नहीं जानता और उसे जानना मेरे लिए असंभव है। मैं इस दुनिया को केवल इंसानी तरीकों से समझ सकता हूँ। और इंसानी तरीका कंप्लीट नहीं होता। इंसान को सब कुछ नहीं आता, उसे बस कोशिश करना आता है, जैसे सिसिफस कोशिश कर रहा है। सिसिफस एब्सर्डिटी का हीरो है। ये कहानी अपने आप में इंसानी हालात का प्रतीक है, मनुष्य की परिस्थितियों का एक रूपक है। सिसिफस अपना शाप काट रहा है। देवताओं के राजा ने उसे एक मीनिंगलेस काम दे रखा है और सिसिफस उसे पूरी ईमानदारी और तल्लीनता के साथ पूरा भी कर रहा है, अनंत काल तक करता भी रहेगा। लेकिन ये सब करते हुए क्या वह दुखी है? क्या हम अपने जीवन को जीते हुए सिर्फ दुखी रहते हैं? अपनी किताब के आखिरी वाक्य में कामू इसका उत्तर देते हैं। One must imagine Sisyphus happy। यानी आपको ये मान के चलना चाहिए कि सिसिफस खुश है, जैसे आप खुद के बारे में ये मान के चलते हैं कि आप अंततः खुश होंगे। कामू ये नहीं कह रहे हैं कि सिसिफस 100% हैप्पी है ही, बल्कि वो हमसे कह रहे हैं कि हमें ये मान के चलना होगा कि वो हैप्पी है। जब हम अपने जीवन की निरर्थकता को समझने लगते हैं, उसे स्वीकार करने लगते हैं, तब दरअसल हमारी खुशी का एक दरवाज़ा खुल जाता है कि हाँ, चलो ज़िंदगी बेमायने ही सही, बेमतलब ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन चलो आज जश्न मनाते हैं। हम ये जानते हैं कि उस जश्न से हमें कोई लंबी खुशी नहीं मिलने वाली, छोटी सी ही खुशी मिलेगी और थोड़ी देर बाद वो खुशी भी गायब हो जाएगी, लेकिन तब हम एक नई खुशी को खोजने लगेंगे। इस तरह खुशी को खोजने की प्रक्रिया भी पहाड़ पे चट्टान चढ़ाने जैसी बन जाएगी। जितनी बार चढ़ेगी उतनी बार लुढ़क कर नीचे आ जाएगी। तो ऐसे में दुखी होकर चट्टान को क्यों चढ़ाना? कामू कहते हैं कि मानकर चलो कि सिसिफस खुश है, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने भीतर के उस सिसिफस को खुश रखें। वही बोरिंग काम, वही रूटीन काम इस तरह करें कि बोरिंग और रूटीन का होने के बाद भी वह हमें थोड़ी सी खुशी दे सके। हमें पता है कि ये सारा काम हमें कोई मीनिंग नहीं देगा, लेकिन खुशी तो दे ही सकता है। अगर कोई चीज़ खुशी देती है तो वह कितनी भी मीनिंगलेस हो, चल जाती है। जैसे बारिश में कागज़ की नाव बहाना, कोई मीनिंग नहीं है इसका। उस नाव में कोई यात्रा नहीं कर सकता, वो कागज़ भी थोड़ी देर बाद गल जाएगा, लेकिन फिर भी हम कागज़ की नाव बहाते हैं और चीख के कहते हैं कि वो देखो, मेरी नाव
आगे निकल गई। यही खुशी है, मीनिंगलेस होकर भी मिलने वाली खुशी। कामों का लिखा हुआ वो आखिरी वाक्य इस पूरी फिलॉसफी को एक अलग आयाम दे देता है। वो ये कि जिंदगी का भले कोई मतलब ना हो, लेकिन उसके बावजूद हम जिंदगी का मजा ले सकते हैं, उससे खुश हो सकते हैं। यही एब्सर्डिज्म की सबसे सरल परिभाषा है। मैं रिपीट करता हूं कि जिंदगी का भले कोई मतलब ना हो, लेकिन उसके बावजूद हम जिंदगी का मजा ले सकते हैं, उससे खुश हो सकते हैं, और चाहें तो उसे एक अनमोल जिंदगी भी बना सकते हैं। यही एब्सर्डिज्म की सबसे सरल परिभाषा है। उम्मीद है कि यह परिभाषा अब आपके मन में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। अल्बेयर